स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को कंप्लीट कर लिया, प्लस इसके शॉर्ट नोट्स भी हम लोगों ने बना लिए हैं। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे और इसके शॉर्ट नोट्स को भी देखते हैं। और इसी के साथ जब अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा क्लास 6 के NCERT का, तो हमारे पास शॉर्ट नोट्स भी हो जाएंगे, फिर हमें रिविजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि कौन कौन से टॉपिक हमें रीड करने हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है पृथक्करण की विधि, पृथक्करण की विधियाँ। अब इसमें हम लोग देखेंगे जैसे हस्तचयन विधि, थ्रेशिंग, चालन, फिर इसके बाद अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, ये सब क्या, इन सबको समझेंगे। और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, कई क्वेश्चन आए हैं। वाष्पन, पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग, और इसी के साथ अपना चैप्टर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर हम इसके शॉर्ट नोट्स देख लेंगे। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। ठीक है, जैसे चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनित्र द्वारा पृथक किया जाता है। सस्य कर्तन के समय अनाज को डंडियों से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। और ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हो तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा। कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी हमें संभव लगता है। इसके बाद क्रियाकलाप। फर्स्ट हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये ठोस, द्रव, गैस भी हो सकते हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता होती है, तो हम आगे देखते हैं इसको। पृथक्करण की विधियाँ। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। नंबर 1 है हस्तचयन और क्रियाकलाप 2। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ये हस्तचयन की विधि क्या है, तो उसमें मतलब जैसे दे दिया जाएगा कि गेहूँ, चावल, दाल से कंकड़, मिट्टी, पत्थर को अलग करना, ये कौन सी विधि है, तो हस्तचयन विधि। ऐसे मतलब मिलान टाइप का आता है ना क्वेश्चन की, हस्तचयन इधर लिख के ऐसे फिर हमको मिलान करना रहेगा। इसके बाद है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है और कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीन का भी उपयोग किया जाता है। इसके बाद है निष्वापन। तो निष्वापन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्न कण पृथक होकर निष्वापन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। चालन। चालन द्वारा पत्थर, डंडियाँ तथा भूसा जो निष्वापन तथा थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं उसको दूर करने के लिए किया जाता है। चालन की प्रक्रिया हो रही है। ये चालन जब घर निर्माण होता है तो फिर पत्थर को बालू से अलग करने के लिए भी इस विधि का उपयोग किया जाता है।
चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनकी अमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। इसके बाद निस्यंदन है। अब इसको हम चाय की पत्तियों के माध्यम से समझते हैं। देखिए, चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? निस्तारण की विधि अपनाते हैं। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां भी मिलती है? अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? तो इस प्रक्रम को निस्यंदन कहते हैं, फिल्टर। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। इसके बाद आता है अपना वाष्पन। तो वाष्पन क्या है? जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? वाष्पन। जहां पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। समुद्र जल से नमक प्राप्त करना। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। अब हम ये जो क्रियाकलाप 7 दिया गया है इसको हम रीड करते हैं ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कई चीज़ें क्लियर होंगी। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक ओर रख दीजिए। क्या आप यहाँ देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। फिर निस्तारण द्रव में क्या है? निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था? अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। ठीक, इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोटी से भाप निकलते देखते हैं? ये देखिए इधर। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए। आप क्या देखते हैं? केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संघनन। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? संघनन। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? ठीक है, तो इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है। निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, संघनन सब क्लियर हो गई यहाँ पर। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ ना घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। मंथन, संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन, संतृप्त विलयन, अवसादन, चालन, विलयन, थ्रेशिंग, निष्पापन, इन सभी चीज़ों को हमने कंप्लीट किया। फिर हम चलते अपने सारांश पे। हस्तचयन, निष्पापन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसा और पत्रों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है और भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पापन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों की अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के बाहरी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है।
द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयव को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके वह उस पदार्थ का क्या है? संतृप्त विलयन। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। और इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। हम देखते हैं अब इसका शॉर्ट नोट्स, और कल की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 6, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। ठीक, पदार्थों का पृथक्करण। तो हमने क्या देखा था? सबसे पहले ही देखा था कि मिश्रण। तो मिश्रण में हमने क्या समझा कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के मिलने से मिश्रण बनता है ना। जैसे वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब चीज़ें पाई जाती है ना। और फिर पृथक्करण की विधियाँ हमने देखा, जैसे हस्तचयन, थ्रेशिंग, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन। तो हस्तचयन में क्या देखा था? जैसे गेहूँ, चावल, दाल से पत्थर तथा भूसे को अलग करना। थ्रेसिंग में हमने क्या देखा? बैलों और मशीनों की सहायता से थ्रेसिंग की जाती है। सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को पृथक करना। फिर निष्पावन में पवन तथा वायु के झोंकों से किसी मिश्रण के अवयव को पृथक करने की विधि ही क्या है? निष्पावन। फिर इसके बाद चालन था, रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करना। अवसादन में किसी तरल मिश्रण में भारी ठोस पदार्थ के नीचे बैठने की प्रक्रिया अवसादन कहलाई। निस्तारण, रेत और जल का मिश्रण, और इस मिश्रण में रेत के भारी कण जो है वो तली में बैठ जाते हैं और जल से इनको पृथक किया जाता है। फिर जल को पृथक कर लिया जाता है। फिर हम लोगों ने निस्यंदन देखा था कि मिश्रण पदार्थ में ठोस या द्रव्य को अलग करने की विधि निस्यंदन, जैसे रेतीले जल से स्वच्छ जल को प्राप्त करना। वाष्पन में जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। फिर संतृप्त विलयन देखा कि जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके वह उस पदार्थ का क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। तो बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने अपने चैप्टर में देखा था, जिसको हमने शॉर्ट नोट्स में लिख लिया और अपना शॉर्ट नोट्स भी बन गया। बस अब हमें रिवीजन करना है इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।